जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित सीरीज है। ठीक है, ये ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है उसका उसका ये छठवां है, मतलब छठवां मॉक टेस्ट है ये। ठीक है, और वैसे इस सीरीज का ये 11वां है, 11वां लेक्चर है, ये 11वां वीडियो है। ठीक, इसके पहले जो 10 वीडियो मैंने बना रखे हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं, इसी तरीके के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, इसी तरीके से फैक्ट्स और ये कॉन्सेप्ट दोनों को मिला करके पूछा जाता है। तो उसका जो एक अभ्यास है उसको ज़रूर करिए आप लोग। ठीक है, ये मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है कि आपको अपनी क्षमता का पता चलता है और कितनी मेहनत करनी है ये भी पता चलता है, कौन सा एरिया वीक है इसका भी आपको अंदाज़ा लगता है और उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक, तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कम करवा, प्लीज़ इसको जो है आप इसको बढ़ाइए। ठीक है, इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो टारगेट है वो 85 प्लस नंबर का है, और वो कैसे आएगा, वो अभ्यास से ही आएगा। ठीक है, डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। ठीक है, आप इसके लिए काम करिए, जब काम करेंगे तभी आपको जो है 85 प्लस नंबर मिलेगा। और 85 प्लस नंबर मिलने का मतलब होता है कि आपका जो है मेंस के लिए जो प्री, चूँकि अभी प्री देंगे तो मेंस के लिए आपकी सीट जो है पक्की हो जाएगी। ठीक है, हिंदी में 55 प्लस और इसमें आपको 85 प्लस नंबर लेकर ही आना है। ठीक, इतना टारगेट रखिए, 1-2 नंबर आगे पीछे चलता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो ये ध्येय आईएएस का ये छठवां टेस्ट है। ठीक, बेसिकली, और वैसे इस सीरीज का देखा जाए तो ये 11वां है। तो देख लीजिएगा आप, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको बढ़िया सा देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, स्वमूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है, और जो गलत हो रहा हो या जो नई चीज़ें मिल रही हो, जो फैक्ट्स नए मिल रहे हैं, उनको आप अपना वो बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। पहला देखिए, कई बच्चों ने बोला था कि बाईलिंगुअल करिए इसको, तो मैंने ये अभी इस बार मैंने इसको बाईलिंगुअल किया हुआ है। बाईलिंगुअल मतलब इसका पहले मैं सिर्फ हिंदी वाले का बना लेता था पीडीएफ, अभी अंग्रेजी वाला भी इसमें मैंने इंग्लिश का भी ऐड कर दिया है। ठीक, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मपूतो की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मपूतो की खाड़ी ये आपका हिंद महासागर में है। और साथ, अच्छा एक चीज़ और, आप साथ साथ कमेंट करिएगा कि आपके 140 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, कैसे आपको व्याख्या कैसी लग रही है। ठीक है, क्योंकि मैं जो इसमें व्याख्या दिया हुआ है वो उसके साथ साथ मैं और भी एडिशनल चीज़ें बताता हूँ आपको। ठीक है, वो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक, बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। ठीक, जो इसमें नहीं दी गई हैं, और कई बार इसमें व्याख्या भी गलत दिया गया है, उत्तर भी गलत दिया हुआ है। कई बार मैंने दिखाया भी है आपको, बताया भी है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इसमें हो। एक दो वो क्लर्कियल मिस्टेक या जो भी कह सकते हैं आप, टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, कुछ भी कहिए, लेकिन उसमें गलत दिया हुआ है, जानबूझकर नहीं, लेकिन हाँ ये है कि टाइपिंग या प्रिंटिंग एरर हो जाती है कई बार। ठीक, तो चलिए, ये मपूतो की खाड़ी आपकी मोजाम्बिक के पास है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, अफ्रीका माइनर, अफ्रीका माइनर में कौन कौन से देश आते हैं? तो ये मैट, मैट करके एक याद रखिएगा, MAT, मैट। तो ये आपका मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये कंट्रीज याद रखिएगा। ठीक है, मैट, अफ्रीका माइनर, मैट। ठीक, चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? देखिए, हॉर्न पठार कनाडा में अवस्थित है, तो ये मतलब ठीक है, ग्रेट स्लेव लेक के पास है। ग्रेट स्लेव लेक कहाँ है? कनाडा में। ठीक है, क्षेत्रफल में रूस के पश्चात कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी कि रूस का पहला स्थान है और उसके बाद ये आपका कनाडा आता है। ठीक है, कनाडा आपका नॉर्थ अमेरिका में, और रूस कहाँ पे है? एशिया में। ठीक, तो ये दोनों कथन सही हैं आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मकर रेखा पर देशों का जो समूह है, देखिए कर्क रेखा बहुत पूछता है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये सभी पर आपको देशों के, कंट्रीज़ के नाम याद रहने चाहिए। ताबड़तोड़ सीरीज़ देखिए, उसमें मैंने ट्रिक्स वगैरह सब कुछ बताया हुआ है, आप देख लीजिए, उसमें सारी ट्रिक बताई है, उससे आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो ये ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और टोंगा, ये आपके मकर रेखा में आते हैं। ठीक है, और भी कंट्रीज़ हैं, लगभग 12 कंट्रीज़ हैं जो कि आपकी इस पे आती हैं मकर रेखा पे। 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी इसमें। ठीक है, अक्षांश। ठीक, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, उसको पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो आर्कटिक मरुस्थल कौन सा है जहाँ उस तरीके की जलवायु या वैसा पाया जाता है? तो टुंड्रा जो बायोम होता है उसको आर्कटिक मरुस्थल भी बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे लाइकेन और ये सब घास बहुत, यही सब मतलब बहुत वहाँ कोई वैसी जैव विविधता आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक। चलिए, काई वाई यही सब मिलती है वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के पास सबसे निकटतम है? तो याद रखिएगा ये पेशावर के पास है खैबर दर्रा, ठीक है, ये याद रखिएगा। कथन और कारण से बहुत प्रश्न पूछता है। देखिए, कृष्ण छिद्र जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। तो देखिए, देखा ही नहीं जा सकता। ये जो ब्लैक होल होता है बेसिकली, ये मतलब एक तारा ही है ये भी, लेकिन वो तारे में वो उसका जो मतलब गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि वो अपने अंदर से कोई भी चीज़ बाहर जाने ही नहीं देता। देखिए, कोई चीज़ दिखती कैसे है? जब उसमें लाइट जाके लगती है और वो लाइट उससे फिर रिफ्लेक्ट होके आती है आपकी आँखों में, तो जिस कलर का होता है या जिस जैसे होता है वो सारी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन ये जो तारा होता है ये, इसमें आपको ये जो कृष्ण छिद्र इसको बोलते हैं ब्लैक होल, ये इतना गुरुत्वाकर्षण इसका इतना अधिक होता है कि इवन की लाइट को भी ये मतलब अपने अंदर समाहित कर लेता है, बाहर जाने ही नहीं देता। तो इसलिए ये दिखता ही नहीं है, ठीक है, सबको अपने अंदर खींच लेता है, इस तरीके से है। तो ये इसी वजह से ये वाला गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो इस तरीके के प्रश्नों में जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे देने, एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे, तो अगर पहला गलत हो गया ना, तो आपको सीधे यहीं आना है डी पे। इसका एक पैटर्न फिक्स होता है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपका आर गलत हो गया तो ये वाला ऑप्शन, ए गलत हो गया तो ये वाला ऑप्शन। तो अब जैसे इसमें ए गलत हो गया, इस पर टिक लगाइए, गोला मारिए उस पर आंसर सीट पे और आगे बढ़िए, ठीक है, समय बचेगा। आगे क्या कह रहा है इसमें? कृष्ण छिद्र जो ब्लैक होल है उसका गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी निकलने नहीं देता। वही चीज़ मैंने बताया आपको। तो वो दोनों पहले दूसरा तो सही है, लेकिन उसको दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूगोल में नवनियतिवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था? तो ये जी टेलर ने किया था, बिल्कुल सही है। ली का नाम प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है, तो ये दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, सुमेलित नहीं है? देखिए, पोर्ट डायमंड ये कनाडा में है क्या? इगारका तो रूस में है, याकोहामा जापान में है, रॉटरडम आपका ये नीदरलैंड में है। लेकिन ये पोर्ट डायमंड ये आपका कनाडा में नहीं है। कहाँ पे है भैया? फिर ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, वहाँ का ये फेमस बंदरगाह है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ इंग्लिश से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी हिंदी वाले में आप लोग देख लीजिएगा, जिसको इंग्लिश वाला देखना है वो यहाँ से रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित औद्योगिक नगरों में से कौन सा एक चीन में स्थित नहीं है? देखिए, तो देखिए, अनसन, कैंटन, वुहान, ये सारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक नगर हैं, ये सब चीन के हैं। लेकिन किनकी ये आपका क्या है? जापान का है, ठीक है। किनकी क्या है आपका? जापान का। ये वुहान वही है जहाँ से कोरोना की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना आयन मंडल में नहीं होती है? देखिए, सबसे निचली परत क्या होती है? क्षोभ मंडल, ठीक है, जिसको कि हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी समताप मंडल आती है, फिर आपका ये आयन मंडल आता है, आयन मंडल आता है, फिर आपका ये बहिर्मंडल, इस तरीके से, ठीक। तो देखिए, इनमें से जो है ये ब्रह्मांड के किरणों का ये परिलक्षण होता है आयन मंडल में, ठीक है। और ये आपका जो मौसम संबंधी घटना है ये भी यहीं पे ये नहीं होती है, ये क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो इसका जो कथन है, ये जो मतलब आंसर है वो बी होगा। बाकी ये जो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, ये दोनों ही आपके आयन मंडल में होती हैं। इनको आपने देखा होगा, अरोरा बोरियोलिस या और इसको दक्षिणी वाले को बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस, ठीक है, ऑस्ट्रियालिस और बोरियोलिस, ये सुना होगा आपने, अरोरा। देखिए, अगर यूट्यूब पे वीडियो भी देखिएगा आपको वो दिख जाएगा। तो ये सब आयन मंडल में होता है, ठीक। निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा, सिम्सन है, ठीक है, ग्रैंडी भी है, ये आपका सैंडी भी है, ठीक है। ये आपका सारे कहाँ पड़ते हैं? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये ऑस्ट्रेलिया से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है वो, एक या दो क्वेश्चन, और इस तरीके से फंसाता है कि आपको लगेगा कि ये तो यही है, लेकिन वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
मोजावे यहाँ पे नहीं है। मोजावे कहाँ पे है फिर भैया? ये है दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है, और ये कहाँ है? यूएसए में। ठीक, यूएसए, ठीक है, दक्षिणी कैलिफोर्निया। बाकी वो सिम्सन, सैंडी, ग्रैंडी ये सब कहाँ है? ये सब आपका ग्रेट विक्टोरिया भी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, मोजावे आपका यूएसए में। ठीक, चलिए अब यहाँ पे नगर और नदी मैच करना है आपको। देखिए, वारसा जो कि पोलैंड की राजधानी भी है, तो वारसा किस पे है? विस्चुला में है। तो ए का 2 अगर आपको पता है तो वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मालूम है, जैसे क्यू, नीपर, सी का 4, तो सी का 4 में आपको 2 जगह मिलेगा, लेकिन ये आंसर आपका यही है। ठीक है, बी का 1 यानी कि जो काराकस है ये बी का 1 गुएरे में, और ये मैड्रिड आपका ये मंजाना रेस। ठीक, ये याद रखना। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा मैच है सुमेलित। देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली जो वनस्पतियाँ उनको जीरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, दलदल में उनको हाइग्रोफाइट, लवणीय में हेलोफाइट्स, जैसे ये मैग्रो वगैरह हैं। ठीक, तो इनमें क्या है, ये सही पूछा है तो तीनों सही हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बलखास झील ये कहाँ पे है? बलखास झील ये आपका कजाकिस्तान में पड़ती है। तो ये मतलब महत्वपूर्ण है, नाम याद रखिएगा, शायद कभी ऐसा मतलब क्वेश्चन मैचिंग में आ जाए, ऐसे ना पूछे तो मैचिंग में आ जाए, तो भी याद रखिएगा। ये रॉयल सीमा क्या है बेसिकली? तो ये तेलंगाना पठार का दक्षिणी ये विस्तार है। ठीक है, और ऊपर वाला तेलंगाना कहलाता है, और बाकी जो दक्षिणी वाला है वो रॉयल सीमा कहलाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे सूची दी गई है, फिर से आपको मैच करना है, थोड़ा छोटा करके देखते हैं। देखिए, कौन सी नहर किस नदी से निकली है? तो ये भी याद रखिएगा। जैसे एडन नहर ये आपका दामोदर से निकली हुई है। ठीक, सरहिंद ये आपकी सतलज से है। तो 1 2 ऐसे ही मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है, सीधे सीधे। ये तिलपाड़ा आपकी ये मयूराक्षी, और ये एनिकटी कावेरी, तो ये सारे ही सही हैं। ठीक है, मैच्ड हैं एकदम। ठीक, चलिए नीचे फिर अभिकथन और कारण दिया हुआ है। भाभर प्रदेश में नदियाँ विलीन हो जाती हैं। पूछ रहा है इसमें कि भाभर प्रदेश में ये आपकी नदियाँ विलीन हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि इस प्रदेश में पारगम्यता अधिक होती है। तो ये दोनों कथन सही है और कारण भी सही है। इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखिए, जो भाबर तराई, इनका एक क्रम याद रखिएगा, बीटी और बोंक। बोंक बताता हूँ क्या है। बीटी होता है भाबर तराई, फिर बोंक ये आपका बांगर, और बांगर ओल्ड न्यू खद्दर, ऐसे करके। यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसका जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर बोलते हैं, और जो नई मिट्टी आती है बहकर लेकर के आई जाती है नदियों द्वारा, वो खद्दर कहलाती है। तो ये इसीलिए मैंने उसको ये ट्रिक बनाया है, बताया है ये। ठीक है, मैंने नहीं बनाया, ये भी मैंने ही कहीं मतलब कहीं से सीखा ही है, देखा है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। भाभर प्रदेश में नदियाँ विलीन हो जाती हैं, तो ये दोनों कथन सही है। वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर बोल्डर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या है कि नदियाँ सब नीचे से जाती हैं, फिर ऊपर नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन तराई क्षेत्र में फिर ऊपर आ जाती हैं। ठीक, तो ये मान लो ये हिमालय का ये है, शिवालिक है, तो यहाँ से भाभर, यहाँ पे भाभर रहेगा। ठीक है, इधर से फिर उसके बाद ये तराई वाला क्षेत्र, मतलब ऐसे ही मैंने इसीलिए उसको बताया ये जो तुम्हारे लिए ये जो बताया ना आप लोगों के लिए, ये इसमें क्या बीटी बोंक यानी कि भाभर तराई, और उसके बाद जलोढ़ वाला क्षेत्र जो मिट्टियाँ वो क्या क्या कहलाती हैं? तो बांगर जो है वो ओल्ड, और न्यू खादर। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें जो कथन कारण ये दोनों सही हैं, और इसकी ये व्याख्या भी ये कर रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो इंग्लिश वाला, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए फिर से, सौरमंडल में निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? तो बृहस्पति को लघु सौर तंत्र कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक, इसमें ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा, ये एक चीज़ बताइएगा कमेंट करके, जब मैं पूछता हूँ आप लोगों से प्रश्न तो उसका उत्तर जरूर दिया करिए। ठीक है, उत्तर देंगे तो आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। अगर पता है तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पता है तो आप उसको खोजेंगे तो आपको जानकारी होगी। बताइएगा, सबसे जो सर्वाधिक अभी उपग्रह किस ग्रह के पास है? बृहस्पति के पास है कि शनि के पास है, किसके पास है? बताइएगा आप कमेंट करके। फिर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, तो नहीं है, देखिए सियाचिन नुब्रा, जेमू तीस्ता, ठीक है, ये बंदरपुक्ष, यमुना, मिलाम, चेनाब, ये इसमें बेसिकली ये हिमनद हैं, और इधर ये नदियाँ। तो कौन सा मैचिंग में नहीं है ये पूछ रहा है बेसिकली। देखिए, तो जो चेनाब है ना, ये मिलाम से नहीं निकली है। चेनाब आपका बारालाचाला से निकली है, बारालाचाला बोलते हैं उसको। ठीक है, और मिलाम से गोरी गंगा। ठीक है, गोरी गंगा। अच्छा, काली गंगा किसको बोलते हैं? काली नदी, काली नदी, काली नदी किसको बोलते हैं? शारदा को। ठीक,
ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें जो मैच नहीं है मिलाम, ये चेनाब इससे नहीं निकली है, बारालाचाला से निकली है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाड़ा बेसिकली उसको बारा सिगरी बोलते हैं। ठीक है, बारा सिगरी, सिगरी गा में ये। ठीक है, सिगरी। और ये मिलाम से कौन सी, गोरी गंगा। ठीक, याद रखिएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पर वो एक PDF भेजी है, उसमें ये सब दिया हुआ है। जो गंगा नदी से, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, मान लो ये गंगा नदी है, तो इधर से कौन कौन सी नदियां, उनका क्रम क्या है, इधर से कौन कौन सी नदियां हैं, उनका कौन सा क्रम है, ये क्रम पूरा उसमें दिया हुआ है। तो उसको देख लीजिए आप, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर पाया जाता है। तो देखिए, एन्नौर आपका ये केरल में नहीं है, इधर तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन भी तमिलनाडु है। ये हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, जंजीरा आपका ये महाराष्ट्र में है। तो यही पश्चिमी तट पे हो गया। ठीक, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक दक्षिण में स्थित है। तो देखिए, दक्षिण जो नदियां हैं, ऊपर वाली जो नदियां हैं, उनका क्रम याद रखिएगा, क्रम बहुत पूछता है। आई, मैंने पहले भी बताया, IJC और RBS, यानी कि ये इंडस हो गया, ये झेलम, ये चिनाब, ये रावी, ये आपका ब्यास और ये सतलज। तो सबसे दक्षिणी जो नदी है वो कौन सी है, आपकी सतलज है। अब इनमें आपको अगर ये भी नहीं पता है इनमें इनका क्रम क्या है, तो आप इससे सतलज से लगा सकते हो, क्योंकि सबसे दक्षिणतम पूछ रहा है ये, तो सतलज आपकी ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए, वैसे अगर देखा जाए तो श्योक पहले आएगी सबसे ऊपर उत्तर में, फिर उसके बाद आपके ये जास्कर, फिर उसके बाद स्पीति। ठीक है, किंगरी विंगरी दर्रा कहाँ पे है ये, तो ये किंगरी विंगरी जो दर्रा है ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा, ये किंगरी विंगरी दर्रा कहाँ है, ये उत्तराखंड। ठीक है, इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछता है, जो चीज़ मतलब नहीं लगे वो आपको नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देश के 1/3 क्षेत्र में वन अथवा वृक्षारोपण की जो अनिवार्यता है वो किस वन नीति में ये मतलब उसके अनुसार है। तो वन नीति तो देखो आपको ये 1952 में भी बनी थी, 1988 में भी बनी, 1980 में भी बनी, अलग अलग राष्ट्रीय नीति बनी, लेकिन किस में था ये, तो ये 1988 वाली जो नीति थी उसी में ये आपका मतलब 33% वाला क्लॉज लगाया गया है। अभी जो भारत का जो वन वन और ये क्षेत्र है, वन क्षेत्रफल कितना है बताइएगा कमेंट करके आप। 24.62 है या इससे अधिक है, बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो जलोढ़ मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है, तो ये क्षेत्रीय मृदा है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्षेत्रीय मृदा क्या है भैया, जहाँ पे क्षेत्रीय मृदा का मतलब होता है कि जहाँ जो वो मिट्टी है वहीं की होनी चाहिए, लेकिन जलोढ़ में क्या है, वो तो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, तो वो क्षेत्रीय कैसे हो गई, क्षेत्रीय नहीं होती है। ठीक है, काली मृदा, तो पहला तो गलत हो गया, पूछा क्या है सही। तो देखिए, इसमें से काली मृदा एक अनुपजाऊ मृदा है, जिसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है, तो गलत है। उपजाऊ होती है वो भी, ठीक, और उसमें जल धारण क्षमता करने की क्षमता अधिक होती है, जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, उसको सेल्फ प्लग्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सेल्फ प्लग्ड जो मिट्टी होती है, इसी को रेगुर मृदा भी बोलते हैं, रेगुर मृदा। ठीक है, स्थानीय भाषा में रेगुर मृदा भी बोलते हैं काली मिट्टी को, कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो देखिए, इसमें सत्य कौन सा है, तो ये जो पूछा है कि RLEGP कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को ये शुरू किया गया था। तो ये RLGP है क्या, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये कब शुरू हुआ था, तो ये 15 अगस्त 1983 को, ये सही है। इसमें केंद्र सरकार की 100% हिस्सेदारी होती है, तो ये भी सही है। ठीक, याद रखिएगा ये दोनों कथन। आशा, ये आशा क्या है, तो ये आशा जो है बेसिकली इसमें जो कथन दिया गया है उनके पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। आशा एक प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य सहायिका हैं जो समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में एक सहायिका के रूप में कार्य करती हैं, तो बिल्कुल ठीक है। और आशा जो है वो उसी गांव की होती हैं, तो ये भी सही है, उसी गांव के या आसपास गांव की ही ये होती हैं, वहीं की महिला होती हैं। ठीक है, दिया जाता है कुछ आबादी पे या कुछ गांव में फिक्स होती हैं, या एक ग्राम सभा में 2-3 ऐसे करके कुछ होती हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसमें पूछा क्या है कि असत्य पूछा है, तो इसमें असत्य ये दोनों सही हैं, तो ना तो एक ना तो दो। ठीक, नई पेंशन स्कीम के बारे में कुछ दिया है, इसमें कथन विचार करना है आपको कि NPS वित्त मंत्रालय के अधीन चल रही एक सरकार समर्थित पेंशन स्कीम है। ठीक है, 18 से 65 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक निवासी अनिवासी NPS का सदस्य हो सकता है। तो इसमें ये जो
दिया हुआ ये कथन, ये दोनों कोई भी असत्य नहीं है, दोनों कथन सत्य हैं। ये केंद्र सरकार की है, बिल्कुल वित्त मंत्रालय की है, और इसमें ये कोई भी 18 से 65 वर्ष तक का कोई भी भारतीय नागरिक निवासी या NRI NPS में सदस्य हो सकता है। तो ये दोनों कथन सही हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें गलत पूछा था तो इसलिए ना तो एक ना तो दो, ठीक। अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न देखिए। भूमि विकास बैंक ग्रामीण शाखा की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ति करते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये इनका पूर्ति करते हैं ये, ठीक है। और ये दीर्घकालीन शाखा का ढांचा जो है वो सभी राज्यों में समान ही है लगभग, तो ये दोनों कथन ये सही है, इसी वजह से ये जो दोनों जो है आपका ये कथन। अच्छा एक मिनट, इसमें कथन ये इसमें क्या है, ये समान नहीं है भाई, ये तो ठीक है, देखिए यही है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो समान नहीं है ये, इसमें जैसे लिखा है समान तो ये गलत हो गया, तो अब ए सही और आर गलत, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये होगा ए, ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरुआत हुई थी इसकी भैया, तो 1998 99 के बीच में ये शुरुआत हुई थी, इसको याद रखिएगा पहली बात तो। और ये किसकी पूछा है इसमें, किसकी कौन सी समिति के सिफारिश पे, तो ये गुप्ता समिति की सिफारिश पे, याद रखिएगा, ठीक। गुप्ता समिति की सिफारिश हुई थी, उसी की सिफारिश पर यह किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। अब देखिए फिर अभिकथन और कारण का प्रश्न है। देखिए विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की रक्षा करता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित होती है बिल्कुल। देखिए जैसे अर्थव्यवस्था में क्या है, 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप की क्या, बेसिकली तो 2 ही कह सकते हैं कि एक ये सामाजिक होती है, समाजवादी जिसको कहते हैं, ठीक है, समाजवादी, और एक होती है पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी। भारत में क्या है, दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण आपको दिखते होंगे, ठीक है। जहाँ एक तरफ आपको प्राइवेट प्लेयर्स भी दिखेंगे, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, ठीक है, मेडिकल ले लो, शिक्षा ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक, सब आपको प्राइवेट भी दिखेंगे और सरकारी भी दिखेंगी संस्थाएं, ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो ए और आर इसके ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, IIP जो है ये NSO के द्वारा जारी किया जाता है, जो एक केंद्रीय CSO, ठीक है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक, ये CSO के द्वारा। और इसका जो ये है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हॉट मनी किसको कहा जाता है, हॉट मनी, तो हॉट मनी ये FFI है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अच्छा ये FFI है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हॉट मनी बोलते हैं, ठीक। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रणेता किसे माना जाता है, तो ये M विश्वेश्वरैया, इनको माना जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनके सभी के नाम पे, चाहे वो PC महाबलोनिस हों, DP धर हों या सुखमय चक्रवर्ती हों, इनके सबके नामों पर पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि PC महाबलोनिस के नाम पर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, ABCD, ठीक, तो बताइएगा, ABCD नहीं, आप नाम लिख दीजिए, ठीक, पहली, दूसरी, तीसरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इस योजना का प्रारंभ सितंबर 2019 में हुआ था, ठीक, सही है। यह छोटे सीमांत किसानों की वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा योजना है, बिल्कुल ठीक है। इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के किसान सम्मिलित होते हैं, तो ये भी सत्य है। ये उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का राजकोषीय उपाय नहीं है, याद रखिएगा, नहीं है। मैंने इसीलिए बोला प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है भैया, गलत हो जाएगा अगर आप प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। 2-4-5 सेकंड प्रश्न पर दीजिए, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते ही भाग एकदम भड़बड़ा के भाग लिए आंसर देखने और जो सामने दिखा टिक मार दिया, नहीं, आप प्रश्न को पढ़िए, ठीक है, आप उसको देखिए 5-7 सेकंड कि ये क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है बोल रहा है, मैच करना है या नहीं मैच करना है, संगत है या असंगत है, उस चीज़ को आप यहाँ पे राउंड कर लीजिए या गोला बना लीजिए, ठीक। तो इसमें पूछा है कि राजकोषीय उपाय नहीं है, तो देखिए संतुलित बजट बनाना है, प्रगतिशील करारोपण भी है, ठीक है, उत्पादन में वृद्धि भी है, ये कठोर साख नीति अपनाना, ये क्या है, ये मौद्रिक नीति है,
क्या है ये? मौद्रिक नीति। ये आप कौन जारी करता है? आरबीआई बनाता है मौद्रिक नीति। ठीक, ये जो CRR, RR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब है। ठीक है, MSF, ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये सब आरबीआई करता है। ठीक, याद रखिएगा। बाकी सब क्या है? आपके राजकोषीय उपाय हैं। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक का संबंध आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है? तो ये अमृत धरोहर योजना है। इसको याद रखिएगा, अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग से। और ये PM डिवाइन योजना क्या है? ये बेसिकली पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है विकास योजना। ठीक, PM डिवाइन योजना। चलिए नेक्स्ट, PM प्रणाम आपको पता है। PM प्रणाम ये कौन सी, किससे संबंधित योजना है? ये आपका उर्वरक से संबंधित है, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग कम करना और उनके जो स्थानापन्न है, चाहे वो जैविक उर्वरक हो या कोई अलग प्रकार का उर्वरक हो, उसको प्रोत्साहित करना, तो वो PM प्रणाम योजना। ठीक है। समुद्री मछली उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसमें देखिए कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर है? तो ये आपका गुजरात पहले स्थान पे है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, गुजरात पहले पे है, तमिलनाडु दूसरे पे, आंध्र प्रदेश तीसरे पे। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि वित्त तथा गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? यानी कि गैर संस्थागत स्रोत नहीं है। गैर संस्थागत और संस्थागत, संस्थागत का मतलब हुआ कि भैया सरकार के द्वारा कोई चीज़ स्थापित की गई हो या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पे कायदे से, नियम कानून से आपको ऋण दिया जाए। ठीक है, कृषि ऋण प्रदान किया जाए या किसी भी प्रकार का ऋण प्रदान किया जाए। और गैर संस्थागत क्या होता है? जो सेठ, साहूकार, अड़ातियों या इनसे, सबसे महाजन से, व्यापारियों से, इनसे उधार लिया जाता है, वो सब क्या है? गैर संस्थागत हैं। गांव में आज भी देखिए सेठ, साहूकार या जमींदार लोग होते हैं, मतलब जो बड़े लोग होते हैं, थोड़ा सा उनका जो कुछ रसूख अच्छा खासा है, पैसा भी है, तो वो लोग ऋण देते हैं, साख देते हैं, और वो बड़ा, मतलब उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, बहुत भारी भरकम होता है, 10%। ठीक है, 10%, 15%, 15% तक लोग लेते हैं ईयरली। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें पूछा है कि गैर संस्थागत नहीं है, यानी कि संस्थागत है, तो ये सहकारी समितियाँ जो होती हैं वो संस्थागत में आती हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है? बेसिकली तो ये नरसिम्हन समिति है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? तो ये आपकी बैंक से। तो मैंने ये सारी चीज़ें ताबड़तोड़ में करवा रखी हैं, देख लीजिएगा आप। ठीक है, उसको देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभिकथन और कारण से प्रश्न देखिए इसमें। लॉर्ड एलनब्रो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश में मिला लिया गया था 1843 में, याद रखिएगा। ठीक है, और यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। तो ये दोनों, इसका कथन कारण सही है और इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, धर्म तृतीय इशारा और शिवाजी जीवनी, ये किसकी है? तो ये ज्योतिबा फुले, ये महान जो है समाज सुधारक, इनमें इनकी गणना की जाती है। ठीक है, जात पात, छुआछूत, शिक्षा, सभी के लिए इन्होंने कार्य किया है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बेसिकली ये महाराष्ट्र से हैं। इनकी एक पुस्तक गुलामगिरी बहुत फेमस है, पूछी भी जाती है। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना करी इन्होंने 1873 में। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, ज्योतिबा फुले के बारे में। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति अपनाई थी? ठीक, इसको ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं बेसिकली। शांत जल क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक, तो ये जो अल्मीडा था, फ्रांसिस्को अल्मीडा, ये पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। ये बेसिकली इसी ने ये पॉलिसी अपनाई थी। ठीक, इसके बाद अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क को बेसिकली यहाँ पे, मतलब पुर्तगालियों का जो वास्तविक क्या बोलते हैं, स्थापित करने के लिए, उनका जो शासन स्थापित करने के लिए इसी को माना जाता है, अल्बुकर्क को, क्योंकि इसने बहुत सारा ऐसा काम किया, ऐसी जगहों को ऐसे ऐसे उनको जीता। जैसे गोवा को छीना था आदिल शाह से। ठीक है, 1510 में। ठीक, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। फिर इधर देखिए मलक्का में, मलक्का हो गया, उधर हरमुज हो गया, इन सब पे इसने अधिकार कर लिया। ठीक है, ये सब पे अधिकार कर लिया। यहाँ से फिर वो चुंगी लेने लगा। ठीक है, जो भी, क्योंकि व्यापार का मार्ग ही यही था। अगर आप देखें, मान लीजिए ये जैसे ये भारत है। ठीक है, इधर आपका, इधर हरमुज है। ठीक है, इधर आपका मलक्का है। तो ये यहाँ से इधर से भी अगर कोई आता है व्यापार, यहाँ से भी, पहले तो समुद्र के थ्रू ही होता था सारा व्यापार, आज भी है। 95% व्यापार जो है समुद्री मार्ग से ही होता है, वॉल्यूम के आधार पर। ठीक है, तो ये चीज़ें उस समय और ज़्यादा होती थी। तो अभी क्या है कि ये इसने क्या करा कि सबसे चुंगी लेने लगा ये एक तरीके से, मतलब वहाँ पे अधिकार हो गया, तो ये मोनोपोली हो गया एक तरीके से। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें जो ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति जो है, ये किसकी थी? ये तो ये फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक,
निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी? तो ये याद रखिएगा, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था ये? 1799 में। ठीक, ये उसी समय हुआ था। और उस समय कौन था ये गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल था ये वेलेजली। ठीक है, कौन था? वेलेजली। तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें विद्रोह दिया हुआ है और उनसे संबंधित नेता, उनके विद्रोह के, ये सब मैंने करवा रखा है ताबड़तोड़ में, आप देखिएगा सब आपको मिलेगा उसमें। पाइका के ये ठीक है, रामोसी के ठीक है, अहोम में चक्र बिसोई नहीं है। ठीक है, गोमधर कुंवर है, याद रखिएगा उनका नाम गोमधर कुंवर। और ये खासी में तीरथ सिंह। ठीक है, बाकी सही है। ये वाला सी वाला जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, मतलब करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई? तो ये 1924 में करी गई थी, ये याद रखिएगा। और 1927 में उन्होंने बहिष्कृत एक वो बहिष्कृत क्या कहते हैं उसको, समाज नामक पत्रिका का एक प्रकाशन किया था। वो कब किया था? तो वो 1927 में। सभा स्थापित की थी 24 में, और पत्रिका कब निकाली थी? 1927 में। तो याद रखिएगा ये चीज़, दोनों पूछते हैं, मैचिंग में आता है। ठीक, बहिष्कृत समाज पत्रिका और बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये 1924। ठीक, 1924 और 1927 दोनों ईयर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना असहयोग आंदोलन के पश्चात घटी? तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? ये 1920 से 1922 के बीच में चला था। चौरी चौरा कांड ऐसा हुआ था जो कि इस आंदोलन का जो बंद करने का प्रमुख कारण था। वो चौरी चौरा चौरा चौरी जो हत्याकांड हुई थी वहाँ, मतलब हिंसा हुई थी जो, उसी के कारण गांधी जी ने बंद कर दिया था। तो अब आपको 1922 के बाद की जो 1922 के बाद की जो घटनाएं हुई हैं वो आपको याद होनी चाहिए ईयर वाइज। ठीक है, तो देखिए लखनऊ का अधिवेशन कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग, ये भी 1916 में हुआ था। ठीक है, ये कामागाटा मारू प्रकरण, ये आपका 1913 में या 14 में था शायद, 13-14 के बीच में था। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन आपका 1923 में, मतलब इसी के बाद ही हुआ था जस्ट। ये जब ये आंदोलन जब बंद कर दिया, ये असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, तो तभी कई सारे नेता जो है वो गांधी जी से नाराज़ हो गए, खफा हो गए उनसे, और उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें कि मोतीलाल नेहरू, ठीक, ये सी आर दास, इन लोगों का नाम प्रमुखता से है, ये स्वराज पार्टी से जोड़ा जाता है। ठीक, यही लोग थे। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये जो कथन है ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, गुरुदेव का, याद रखिएगा। ठीक, निम्नलिखित ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की घोषणा की गई थी, यानी इसकी स्थापना की गई थी। तो ये किस लिए की करी गई थी? ये याद रखिएगा, ये 1852 में इसकी स्थापना हुई थी, इस जो कमीशन है। और ये उस समय कौन था वायसराय, या उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय कौन था भैया? डलहौजी था उस समय। डलहौजी नहीं, ये करजन। करजन तो यार 1900 इधर था, डलहौजी था उस समय। ठीक है, 1848 से लेकर के, और ये 1855-56 तक रहा है, वो 55 तक लगभग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसी बीच में ये भूमि कर रहित जो जागीर थी उनका पता लगाना और उनको वापस ले लेना, यानी कि छीन लेना एक तरीके से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर कब बने थे? तो ये याद रखिएगा, 1923 में वो मेयर बने थे। ठीक है, और ये इन्होंने जो ICS की परीक्षा थी उसको भी इन्होंने पास करा था। ठीक है, ये याद रखिएगा। 19 कब पास करा था इन्होंने? 1920 में, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके राजनीतिक गुरु बहुत पूछा जाता है नाम, तो CR दास का नाम याद रखिएगा। ठीक है, किसका कौन थे? ये CR दास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले, इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय का बताइए आप, उन्होंने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना था? ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। निम्नलिखित में से देखिए, ये प्रश्न आया हुआ है, ये PYQ है, बेसिकली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मालवा, गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, ये क्रम बताना है कि अलाउद्दीन ने सबसे पहले किसको जीता है। तो देखिए, सबसे पहले गुजरात, याद रखिएगा, सबसे पहले उसने गुजरात जीता था लगभग 1299 के आसपास। ठीक है, और 99 या 1300 मान सकते हैं। फिर उसके बाद रणथंभौर, ठीक, 1200 आपका ये 1300 के आसपास, 1301 उसके बाद, मतलब रणथंभौर। फिर चित्तौड़ आपका 1303। ठीक है, फिर मालवा 1305 में। तो ये याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, गुजरात पहले, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, ये फिर मालवा
करेक्ट आंसर आपका ये डी होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखते हैं इसको। ये देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो किसने लगाई थी सती प्रथा पर रोक? देखिए अब इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग है। सती प्रथा सती प्रथा पर जो रोक लगाया था वो लगाया था सिकंदर ने। सिकंदर कौन था ये? तो वहाँ का ये भी शासक था। बेसिकली ये जो जैनुल आबदीन था ना, इसी का ये मतलब ये इन्हीं की सिकंदर के आगे की ये पीढ़ी है ये। ठीक है, मुझे लग रहा है इसका पोता था ये जो सिकंदर ये इसके दादाजी थे यानी कि। ठीक है, ये जैनुल आबदीन के। तो ये क्या करा इन्होंने, सिकंदर ने ये सती प्रथा वगैरह बंद करवा दी। ये काफ़ी क्रूर वो था, शासक था वहाँ पे। ठीक है, काफ़ी क्रूर था ये शासक। ठीक है, इसने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए और वहाँ पे मतलब मस्जिद बनवा दिया है इस तरीके से। तो इसको बुत सिकन भी बोलते हैं, बुत सिकन यानी कि मंदिर तोड़ने वाला, बुत सिकन। ठीक है, बुत सिकन मंदिर तोड़ने वाला। इसके बारे में बहुत सारे और भी फैक्ट्स हैं। फिर इतना याद रखिए कि ये अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली याद रखिएगा कि इसने बंद करवाया था। और ये जैनुल आबदीन के बारे में जान लीजिए क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। कश्मीर का अकबर इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सांप्रदायिक उसमें सौहार्द पे विश्वास रखता था, ये सहिष्णुता की नीति अपनाता था ये। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता। तो ये याद रखिएगा। इसने क्या करा, ये बंद करवाया इसने सती प्रथा, और इसने जो है मतलब उसको फिर से खोल दिया एक तरीके से। ठीक, तो ये याद रखिएगा जैनुल आबदीन के बारे में। ठीक है, गोवध की प्रथा जो है वो भी बंद करा दिया था इसने। ठीक, महाभारत और राजतरंगिणी का जो है ये फारसी में अनुवाद इसने करवाया था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, और एक बहुत मतलब ये नाम याद रखिएगा, कुतुब 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 नाम से ये क्या करता था, कविताएं लिखता था। क्या लिखता था? कविताएं, कुतुब नाम से। ठीक है, तो ये क्या पता पूछ ले कहीं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, लिख लीजिएगा। औरंगजेब द्वारा अपनी बेगम राबिया उद दौरानी की स्मृति में बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया गया? तो ये महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में बनवाया गया था। ये इसको जो ये बनवाया है इसने बीबी का मकबरा, बेसिकली ये ताजमहल की फूहड़ नकल इसको बोलते हैं। देखिएगा आप, एकदम मतलब वैसे ही बनवाया है, लेकिन ये कि उस तरीके से बना नहीं है। तो बीबी का मकबरा जो बनवाया है उसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी बोलते हैं। ठीक, अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न देखिए, अशोक के बौद्ध होने का प्रबल प्रमाण भाब्रू एराट से प्राप्त लघु शिलालेख से होता है। तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन ये जो दिया हुआ है कारण देखिए, इस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, तो इसमें नहीं कहा है, इसने भाब्रू में नहीं कहा है, मस्की के उसमें कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ए सही आर गलत हो गया। ठीक है, ए सही आर गलत। ठीक, मस्की का अभिलेख। चोल काल में पेरुंदनम और सिरुदनम ये क्या थे? तो ये चोल काल के प्रशासन के उच्च अधिकारी और निम्न श्रेणी के अधिकारी हुआ करते थे। ये दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, पेरुदनम और सिरुदनम। ठीक है, अब यहाँ पे दर्शन और प्रवर्तक दिए हुए हैं। देखिए, उत्तर मीमांसा के बदरायण ठीक है, पूर्व मीमांसा जैमिनी ठीक है, वैशेषिक कणाद ठीक है, न्याय के कपिल नहीं है, कपिल सांख्य के हैं, ये याद रखिएगा। किसके हैं? सांख्य के। और न्याय के कौन है? गौतम। तो ये याद रखिएगा। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, नहीं याद तो लिख लीजिएगा। वैदिक साहित्य में उल्लिखित विदुषी स्त्रियों में कौन ऋषि अगस्त की पत्नी थी? तो ये याद रखिएगा, लोपामुद्रा। बाकी ये अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववरा, ये सभी जो ये विदुषी महिलाएं हैं, इन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की है। ठीक, इनका नाम जोड़ा जाता है। निम्नलिखित धार्मिक साहित्यों में से कौन सा 1,00,000 श्लोक होने के कारण शतसहस्र संहिता कहा जाता है? तो ये आपके रामायण, ये जो महाभारत है इसी में है। महाभारत के छठा जो भीष्म पर्व है, ठीक है, उसी में श्रीमद् भगवत गीता की वहाँ पे उल्लेख किया गया है, वहीं पर है। ठीक, तो याद रखिएगा। शेरशाह सूरी के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से सत्य पूछा है। तो रोहतासगढ़ का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। कबूलियत एवं पट्टा भी शुरू करवाया था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे, तो बिल्कुल सारे कथन ये सही हैं। ठीक है, अभिकथन और कारण से देखिए फिर से प्रश्न। देखिए, शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था किसी भी प्रकार के कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी। तो इसमें कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी बोल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि कैबिनेट के समतुल्य ही थी एक तरीके से, क्योंकि जो ये 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। तो ये पहला वाला जो ये है, मतलब ये कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी, लेकिन ये सही है। ठीक है, पहला गलत। एक मिनट, इसको ढंग से पढ़ने दो पहले। ठीक है, ये बोल रहा है शिवाजी की जो प्रशासन व्यवस्था है किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं थी।
तो ठीक है, वो कैबिनेट नहीं थी, मतलब एक तरीके से सही है, क्योंकि 8 मंत्री वो सचिव की भांति कार्य करते थे, तो ये सही है, दोनों एक दूसरे के मतलब सही है, और उसकी ये व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करवाई थी, तो याद रखिएगा ये फिरोज शाह तुगलक। ये कौन था, तो ये इसका चचेरा भाई था, ये बेसिकली ये मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये फिरोज शाह मतलब तुगलक ये गद्दी पर बैठा था, ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसके बारे में और भी याद रखिएगा, ये दासों का बहुत बड़ा प्रेमी था। इसने दीवाने बंदगान, जो कि दास से संबंधित एक अलग विभाग है, उसकी स्थापना की थी, दीवाने बंदगान, ठीक है। 1 लाख से अधिक इसके पास क्या थे, दास थे, सोच लो, ठीक है। जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार, फिरोज़ाबाद, ये सब क्या, फिरोज शाह कोटला, ये सब क्या है, ये सब इसने नगर बसाए हैं, ठीक, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। इसने नहर भी, कई सारी नहर बनवाई, सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई कर इसने लगाया था, सिंचाई कर, ठीक है, उसको बोलते थे शक ए हर्ब, ठीक है, शक ए हर्ब, ठीक है। ये था 1/10 भाग लेता था ये सिंचाई कर, ठीक है। व्यावसायिक, सबसे अच्छी बात मतलब ये तगड़ा फैक्ट याद रखेगा, व्यावसायिक शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो यही था, कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इस तरीके के फैक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जितना मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको लाइक कर दीजिए, लाइक करके शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में, ठीक है। मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा था, तो याद रखिएगा ये पुरंदर की संधि हुई थी बेसिकली, ठीक है, माधर राव और इन सब के बीच में, उसी को ये इसने कहा था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। 1776 में हुई थी ये संधि, पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1776 में, याद रखिएगा, ठीक। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही है वो जो राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति, ठीक है, वो उपसभापति को नहीं देता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। लोकसभा में सीटों का आवंटन और राज्यों का युग्म दिया है, इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न ऐसे बहुत पूछता है, ठीक है। अभी जो पैटर्न है वो इस तरीके का प्रश्न है, जैसे यूपी में 80 है, अब इसमें राज्यसभा वाला भी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे ये इसका 31 हो गया, केरल में ये 20 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। पंजाब में यहाँ 14 होना चाहिए, बेसिकली यही वाला मिसमैच है, ठीक है। और इसमें जो राज्यसभा की है 7 है सॉरी ठीक है, 7 है। गुजरात में 26, ठीक, और यहाँ पे इसके जो राज्यसभा वाले हैं वो हैं 11, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये भी पूछा जाता है राज्यसभा वाली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ये भी बने हैं, ये भी बने हैं, ये भी बने हैं, ये भी बने हैं, सारे ही रह चुके हैं, सी करेक्ट ऑप्शन, ठीक। राजनीतिक दल और उनकी स्थापना वर्ष देखिए, डीएमके ये 1964 नहीं है, ये 1949 में है, ठीक। एनसीपी आपका ये 1999, ठीक है, तो ये सीपीआई वाला, ठीक है। एनसीपी आपका ये 1999, डीएमके 1949, और ये बीजेपी जो है ये 1980, ठीक, याद रखिएगा। सीपीआई ठीक है 1920, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। निम्नलिखित, फिर यहाँ पे अभिकथन और कारण आ गया, भारत में संविधान संशोधन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, बिल्कुल गलत है। इसी से आपका, जैसे ही आपने देखा ए गलत है तो ए गलत आर सही, टिक मारिए, आर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ना है ही नहीं। अगर ए गलत है दैट मीन्स आप सीधे उत्तर मारिए और आगे बढ़िए, ये आपका समय बचाएगा, ठीक है। जिन प्रश्नों में आपको अधिक समय लगता है उसमें आपको ये फायदा कर जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़िए, जैसे ही देखा आपने ये तो गलत है, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति को कैसे दी गई है भाई, संविधान संशोधन की शक्ति जो है संविधान में संसद को दी गई है, ठीक है, संसद ही कर सकती है उसमें संशोधन, और वो भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक, तो ये याद रखिएगा, आर सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान में किस भाग में हुआ है, तो भाग 21 की बात कर रहा है ये बेसिकली, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से अदर जो भाग दिए हुए हैं, ये 15 14 है, ये 14 किससे संबंधित है, अधिकरण से, ठीक, किससे संबंधित है, अधिकरण से। 15वां जो है आपका ये निर्वाचन से, ठीक है। ये कौन सा है आपका, 17वां है, 17वां किससे है ये ये आपका ये से है, राजभाषा से, ठीक, 17वां राजभाषा से, ठीक है। 18वां आपातकालीन, ठीक, ये 20वां है, 20वां आपका किससे, अभी अभी ऊपर बताया, ठीक, किससे, संविधान संशोधन से, ठीक है। बाकी ये आपका संक्रमण, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधान। अब यहाँ पर दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 में, मतलब क्या ये उपबंधित करता है, क्या उपबंधित करता है ये, तो इसमें जो है बेसिकली जो दिया हुआ है कि संघ द्वारा अगर कोई निर्देश दिया जाता है राज्यों को और उसका अनुपालन नहीं होता है तो उसके आधार पर 365
अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक, ये याद रखिएगा। यदि समवर्ती सूची किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून और राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्र का जो कानून बनेगा वही सर्वमान्य होगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा, राज्य वाला कानून नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति है किसके पास है ये? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास है? बिल्कुल नहीं है, राष्ट्रपति बुलाता है। और किस अनुच्छेद के तहत? 108। विधेयक एक सदन द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद यदि यह 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। बिल्कुल गलत है, ये राष्ट्रपति के मतलब इच्छा पर निर्भर करता है। और दोनों सदनों द्वारा या किसी एक सदन द्वारा अगर ये कोई विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है तब बुलाता है, और वो राष्ट्रपति ही बुलाता है। तो दोनों कथन इसमें गलत है। ठीक है, डी वाला करेक्ट ऑप्शन। किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए निम्न न्यायालय, जो उसके अधीनस्थ न्यायालय है बेसिकली, उनको कौन सा लेख जारी करता है? यानी रिट की बात कर रहा है ये। कौन से रिट जारी करता है? तो प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब ही होता है रोक दो, मतलब प्रतिषेध। प्रतिषेध जो है वो नकारात्मक वो है। ठीक, और उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण ये होता है जैसे कि अधीनस्थ न्यायालयों को ही जारी हुआ होता है ये रिट जारी की जाती है। और ये क्यों जारी की जाती है कि जो वहाँ पे कोई ऐसा मामला है उसकी सुनवाई अपने पास मंगा लेता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, ठीक है, और जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 इसके तहत, याद रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ अभिकथन कारण फिर दिया हुआ है, फिर से देखते हैं। इसमें अभिकथन दिया है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। बिल्कुल सही है, ये तो दोनों कथन कारण दोनों सही हैं, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकतम कितने दिनों तक निरुद्ध किया जा सकता है? तो ये याद रखिएगा 90 दिनों तक, 90 डेज। ठीक है, उसके बाद फिर उसको करना पड़ेगा पेश। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय कौन करता है? तो केवल उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। ठीक, और कहीं नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से किस एक को संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग किया गया था, पृथक किया गया था? तो कौन सा था ये 2003 में। ठीक है, 2003 में जो 89th संविधान संशोधन था उसके तहत किया गया था। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये आपका जो बजट 112 में, ठीक, ये धन विधेयक आपको 110 में, ठीक है, अनुपूरक ये 114 में, और विनियोग आपका ये 115 में। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के वरीयता क्रम देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले जो है राष्ट्रपति, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये सब आते हैं इस तरीके से। तो राष्ट्रपति सबसे पहले रहेंगे, चाहे वो पूर्व हो चाहे जो भी हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनके सब के ऊपर यही आएंगे। तो 2 नंबर सबसे पहले जहाँ भी दिखे आपको मार दीजिए, वही आंसर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपके इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखते हैं इसको। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष थी? तो ये 21 वर्ष थी। इसी संविधान संशोधन से आपका ये जो उम्र है वो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक, याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति के अनुसार किसी दंड या विशेषकर जो मृत्यु दंड है उस पर अस्थायी रोक लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रविलंबन। ये प्रति लिखा हुआ, ये प्रविलंबन है, प्रविलंबन। ठीक, प्रविलंबन। ठीक है, 5 प्रकार के होती है क्षमादान। अभी इस पर प्रश्न भी आया था, मेंस में आया था, यूपीपीसीएस में, पॉलिटी में। ठीक है, तो इसमें ये क्षमा, ये 4 तो होते ही हैं, साथ में एक क्षमा होती है। कौन सा? अनुच्छेद 72 के अनुच्छेद 72। और राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल 161 के तहत। तो ये याद रखिएगा, जो मैचिंग में पूछ लेता है वो आर्टिकल भी याद रखिएगा, 72 और 161। ठीक, दोनों। नीति आयोग के बारे में दिया गया है कथन, तो यह एक संवैधानिक संस्था है, तो बिल्कुल नहीं है, संवैधानिक तो बिल्कुल नहीं है। यह एक सांविधिक संस्था है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ना ही ये सांविधिक है ना ही संवैधानिक है। संवैधानिक का मतलब होता है संविधान में लिखा हुआ, और सांविधिक का मतलब होता है कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हो आप, यानी कि कोई एक्ट पारित करके कुछ ऐसा करके उसको स्थापित किया गया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें सत्य पूछा है, दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी।
किसके स्थान पर? योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग जो कि 1900 आपका कब स्थापित हुआ था? 1950 में, ठीक है, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ये निदेशक तत्व जोड़ा गया था? डीपीएसपी की बात कर रहा है। तो देखिए अगर इस तरीके के प्रश्न आए तो आप ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए, मतलब क्या है, उसके बाद उत्तर देख लीजिए, इसमें से उत्तर का ऑप्शन देखिए। जैसे अब इसमें से आप पढ़िए, समान आचार संहिता, आपको पता है कि अनुच्छेद 44 यूसीसी की बात कर रहा है, इसको तो ऐड ही नहीं किया गया किसी से, ये तो शुरू से ही था, प्रारंभ से ही था ये। तो अब अगर उत्तर की बात करें तो जहाँ पे 1 आए वो गलत हो गया, बाकी आपका उत्तर ये आपका मिल गया 2 3 4, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फटाक से आगे बढ़िए। ये होता है एलिमिनेशन मेथड और टाइम आपका बच जाएगा इसमें, ठीक। देखिए शोषण से बच्चों के एवं वयस्कों की जो मुक्ति ये है, मतलब सुरक्षा है, वो अनुच्छेद 39F, ठीक है, 39F याद रखिएगा, ठीक है। ये समान न्याय और ये 39A, ठीक है, का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39A, और ये उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी ये 43 का, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अनुच्छेद भी याद रखिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु और उनके फसलों के बारे में दिया गया है, कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है इसमें। देखिए सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है, जली फर्नी एनाबिना एजोली ये भी ठीक है, लूसर्न राइजोबियम मोलिलोती, तो ये तीनों मतलब सही है, ठीक है, ये सारे ही सही हैं, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए जाइलम क्या है भैया, ये जो जल वगैरह का परिवहन करता है वो जाइलम कहलाता है, ठीक है, नाम से देखिए, जाइलम, जाइलम जल, जाइलम, ठीक है। और फ्लोएम क्या होता है? फल, यानी कि फल आपका फल को यानी भोजन को इधर उधर कराता है, ठीक है। मूल रोम, अब इस तरीके से देखिए, ए का आपका 2, ए का 2 कहाँ है? एक ही में है ये, करेक्ट करेक्ट ऑप्शन आपका मिल जाएगा। मूल रोम क्या करता है आपका? तो मूल रोम ये जल का अवशोषण करता है, रंध्र से वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो जो विकिरण के माध्यम से होता है ये ऊष्मा का जो स्थानांतरण, वो उसके लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, विकिरण के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दाब एक अदिश राशि है, बिल्कुल ठीक है, दाब एक अदिश राशि है, अदिश और सदिश ये याद रखिएगा, एक आध दो प्रश्न है इससे हर बार पूछता है, ठीक है। दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल, ठीक है, पास्कल, ठीक, पास्कल याद रखिएगा, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब होता क्या है बेसिकली, जैसे ये एक इकाई क्षेत्रफल है, उस पर लगने वाला जो बल होता है उसी को क्या बोलते हैं? दाब, तो उसका जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसी को पास्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पास्कल। और ये डाइन क्या है बेसिकली, ये डाइन क्या होता है? ये सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है, सीजीएस क्या है? ये सेंटीग्राम और सेकंड, ये क्या है? सीजीएस पद्धति, ठीक है, सीजीएस, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, फुट पाउंड पद्धति, एफपीएस, है ना, ये सब पद्धतियां हैं। इन पद्धतियों में एमकेएस प्रणाली जो है ये यही चलती है बेसिकली, ठीक, याद रखिएगा। चलिए तो इसमें सत्य पूछा है तो सत्य केवल एक है, ठीक, दूसरा गलत है। अभिकथन और कारण में फिर से प्रश्न आ गया, देखिए तो इसमें बोल रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व कम होता है, बिल्कुल ठीक है, दोनों कथन कारण सही हैं, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि ताप, पीड़ा, स्पर्श और ये सब का बोध करवाता है? तो कौन सा है इसमें? सेरिब्रम, सेरिबलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये कौन सा है? तो थैलेमस है जो कि ये सारे चीज़ करवाता है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? इन्हीं में से ऑप्शन इन्हीं यही है, ऑप्शन इसी में से बताइएगा कि कौन सा भाग है जो कि सबसे बड़ा होता है मस्तिष्क का? सेरिब्रम होता है कि सेरिबलम या थैलेमस या हाइपोथैलेमस? कमेंट करिएगा। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से किस एक में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती? तो देखिए ये कई सारे रोग हैं इसमें, देखिए, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ये सब जीन वगैरह का इधर उधर होता है तो हो जाता है, ठीक है। इसमें जो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण जो है वो थैलेसीमिया में नहीं होता है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। ये हीमोफीलिया जो है ये भी अनुवांशिक रोग ही है, इसमें बेसिकली रक्त श्रावण यानी कि रक्त का जो थक्का बनता है ना, जैसे देखिए आप रक्त का थक्का अगर बाहर रक्त जैसे बहने लगे तो धीरे धीरे वो अपने आप थक्का बन के बंद हो जाता है, अंटिल अनलेस कि बहुत बड़ा मतलब कोई घाव उस तरीके से ना लग जाए, ठीक है।
तो वो रक्त का थक्का इसमें नहीं बनता है, हीमोफीलिया। इसको शाही रोग भी कहते हैं। शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो महारानी विक्टोरिया उनका परिवार था उस समय, बहुत पहले, मतलब 18वीं 15वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में, 18वीं या 17वीं शताब्दी में, उस समय ये रोग उनके परिवार में पता चला था ये, तो इसलिए इसको, और कई लोगों को हुआ था। ये बेसिकली क्या होता है, लेडीज़ों से ट्रांसफ़र होता है लेकिन प्रदर्शित होता है पुरुषों में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, लेडीज़ें इसको वाहक का कार्य करती हैं, लेकिन ये प्रदर्शित होता है पुरुषों में, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसीलिए इसको शाही रोग भी कहते हैं। ये इस तरीके से प्रश्न पूछा भी गया है कि शाही रोग किसे कहते हैं? हीमोफीलिया। AB रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एंटीजन AB पाया जाता है, ठीक है। और O जो क्या है, वो सर्वदाता होते हैं, ठीक है, सभी को, O निगेटिव बेसिकली, ठीक। उत्तल लेंस पर प्रकाश जो पड़ता है उसको क्या करेगा, वो तो अभिसरित कर देता है। वो क्या कर देता है? अभिसरित कर देता है, यानी कि उसको ये कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। कवक जो फंगाई होते हैं उनके बारे में पूछा है। कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल पाया जाता तो फिर वो इससे क्यों अपना भोजन बनाते, ठीक है। तो सत्य पूछा है तो केवल एक, ठीक। एक माता अपनी, अब यहाँ से आपका रीजनिंग और इसकी शुरू हो गई, ठीक है। देखिए, एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है, तो यानी बेटी से माता 4 गुना है, यानी अगर बेटी की उम्र x है तो माता की उम्र कितनी हो गई? 4x हो गई, ठीक। अब देखिए, पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़ा है, यानी कि बेटी तो x है, तो पिता कितना हो गया? 5x हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि माता और पिता की जो आयु का योग है, यानी इनको जोड़ दिया जाए, 5 और 4, ये जोड़ करके 135 हो रहा है, यानी कि 5 4 9, और 9 को 9, यानी कि 4x प्लस 5x इक्वल टू 135, तो 9x इक्वल टू 135, ठीक है। x इक्वल टू क्या आएगा? 15 9 135, ठीक है। तो यानी कि 15x किसकी ये आ गई उम्र? बेटी की। तो क्या हो गया आंसर आपका? बी, ठीक है। इसी तरीके से निकालिएगा, ठीक है। देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसको देखिए। रतन जो है पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि पवन को देख लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पे पवन है, ठीक है। ये कौन है? ये पी मान लीजिए ये, और ये बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम किधर होगा? इधर होगा ना, ठीक है। यहाँ पे रतन है, ठीक, दक्षिण पश्चिम। अब बोल रहा है कि यदि लल्लन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, यानी कि इधर, इधर वाले, ये क्या हो गया? यहाँ पे लल्लन जी हैं, ठीक है, लल्लन जी PWD वाले, ठीक है। यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब पूछ रहा है कि लल्लन रतन के किस दिशा में है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ रतन जी हो गए, यहाँ लल्लन जी हो गए, तो ये किस दिशा में है? ये तो ये पूर्व दिशा हुई ना, करेक्ट आंसर ये। इस तरीके से जैसा जैसा बोले वैसे वैसे करते जाइए। यदि किसी निश्चित कोड में डेट को WJZGD लिखा हुआ है, इन सब प्रश्नों को हल करने के लिए वही वाला ट्रिक अपनाइए आप। पहले जो ABCD, ठीक है, उनके नंबर्स लिख लीजिए, ठीक है, उनकी वैल्यू लिख लीजिए। अब फिर उसके बाद देखिए कि आगे कैसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, इसमें डेट, DATE, डेट के नीचे ये देखिए WZGB। अब देखिए ये क्या हो रहा है इसमें, इसमें एक दूसरे के अपोजिट वाला वो लिया जा रहा है। देखिए, D के अपोजिट कौन सा होगा? अगर आप उसको, जैसे मैंने बताया था ABCD लिख के, तो D के अपोजिट जो है आपका W आएगा, ठीक है। ये अपोजिट वाले ले रहे हैं, A के अपोजिट G, T के अपोजिट G, ऐसे। तो अपोजिट वाले में आप देख लीजिए, कम का अपोजिट बना लीजिए, COME। C के सामने कौन सा लेटर आएगा इसमें? देखिए, C के सामने आपका आएगा X, तो X कहाँ है? पहले देखिए, इसमें है X, बाकी और किसी में है? यहाँ पे है, ठीक है। O के अपोजिट कौन सा आएगा? तो O के अपोजिट L आता है, ठीक है। तो XL कहीं है? देखिए XL, तो वैसे ही मिल जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर M के अपोजिट कौन सा आएगा? N, तो N हो गया, यानी कि अब आपका ये आंसर मिल गया, ये वाला A, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़िए। देखिए, दूसरे चित्र में X ढूंढना है आपको, बनाइए इसको। ये श्रृंखला नंबर वाली ये जो है, थोड़ा सा मतलब आपको प्रैक्टिस की बात है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे, ठीक। देखिए, ये 21 है, यहाँ 17 है, यहाँ 19 है। अब देखिए इसमें कैसे बन रहा है, सीरीज कैसे बन रही है। 7 से इसको डिवाइड करिए, ये 3 से डिवाइड करिए, ये 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 21 को 7 आएगा, और 7 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 119 आएगा। वही सेम सीरीज चलेगा। यहाँ 18 को
3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को कितने से डिवाइड करें कि 174 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही सीरीज यहाँ भी चल रहा है। देखिए 24 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 आएगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे तो 29 है, 29 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 174 आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 29, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ए जो है वो भाई है बी का, ठीक है, तो भाई हो गया भाई, बी का हो गया भाई, ठीक है। सी जो है वो ए का पिता है, सी जो है वो ए का पिता है, यानी कि ए बी के पिता जो हैं वो सी हैं, ठीक है, ए और बी के दोनों के पिता सी हो गए। डी जो है वो भाई है ई का, अब ये जो है ये दोनों एक अलग रिश्ता हो गया, ठीक। ई पुत्री है बी की, बी किसकी बेटी है, ये बी की, और बी अब पूछ क्या रहा है, तो डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन है, यानी कि अब ये दोनों भाई बहन हो गए डी और ई, और इनका ये है बी, इनका पिताजी है, तो ए इसका चाचा ही तो हुआ, क्योंकि ये तो भाई भाई हुआ ए और बी, ठीक है, तो ए इसका जो है वो आंसर हो गया करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, जोड़ा भिन्न कौन सा है, देखिए जोड़ गुणन घटाओ ये भिन्न भिन्न अलग हो गया, ठीक है। 5 घड़ियाँ चल रही हैं, पूछा है इसमें कि कुछ ये इस अंतराल पे ये बजती हैं, किस समय में एक साथ बजेंगी, कितनी देर बाद फिर एक साथ साथ बजेंगी। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न में इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालेंगे आप इसका 3 4 5 6 7 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा आपका 420 आएगा, और उसको आप 60 से डिवाइड कर दिए क्योंकि मिनट में दिया है आंसर, तो 6 सते 42 7 मिनट आ जाएगा। एलसीएम निकालना आप इसको निकाल लीजिएगा, तो बेसिक चीज़ है, ठीक है, ऐसे 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, तो जब निकालेंगे तो पूरा आपका आएगा 420, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2000 को क्या होगा। अगर मतलब देखिए जैसे एक साल से दूसरे साल में अगर हम जाते हैं, मान लीजिए पहले दिन सोमवार था इस साल में, तो अगले साल जो होगा वो मंगलवार होगा, ठीक है, ऐसे बढ़ता है, ठीक है, एक दिन मतलब आगे चला जाता है इस तरीके से। तो जैसे इसमें 18 फरवरी को 1997 को क्या था, मंगलवार था, तो 18 फरवरी 1998 को क्या होगा, बुधवार होगा, ठीक। 18 फरवरी 1999 को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, और 18 फरवरी 2000 में क्या होगा, शुक्रवार होगा, ठीक है, इस तरीके से निकाल लीजिए। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो आंसर आएगा शुक्रवार आएगा, ठीक है। 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर, 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 संख्याओं तक की गिनती में 5 कितनी बार आएगा, तो लिख लीजिए पहले पहले तो 1 से लेकर 99 तक 5 वाली लिख लीजिए, जैसे 5 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 35 45 55 50 वाला तो पूरा ही सीरीज आ जाएगा, ठीक है। तो उसको अगर आप पूरा मतलब काउंट करेंगे तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा 14, ठीक है, क्योंकि जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं उनको हटाना भी है आपको, तो उसमें आ जाएगा आपका 14, ठीक, करेक्ट आंसर गिन लीजिएगा आ जाएगा। देखिए एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हैं जो हिंदी में फेल हो गए, और 50% हैं जो अंग्रेजी में फेल हो गए, 21% दोनों में फेल हो गए, तो हिंदी में कितने प्रतिशत फेल पास हुए, तो हिंदी में कितने परसेंट पास हुए, तो सीधे सीधे पूछ रहा है इसमें। 40% फेल हुए तो पास कितने हुए, 60%, 60%, यानी अगर मान लीजिए 100 छात्र थे, 100 छात्र थे और 40 फेल हो गए, ठीक है, इसका 40% यही हुआ ना, 40 ही तो, 40 फेल हुए तो 60 बचे, और 60 100 का कितना परसेंट होगा, तो 60% ही तो होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। XYZ एक काम को 12 15 और 18 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितना करेंगे। देखिए इसको इस तरीके से कर सकते हो आप, इस तरीके से कि एक्स एक मतलब एक्स एक काम को 12 दिन में करता है, तो इसकी जो वर्क क्षमता है मतलब काम करने कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/12। इसी तरीके से 1/15 हो जाएगी वाई की, और 1/18 हो जाएगी जेड की। अब तीनों को ये जोड़ दीजिए, ठीक है, जब तीनों को जोड़ोगे तो इसमें जोड़ने के बाद आपका इसका एलसीएम लेकर जब निकालोगे ना, करेक्ट ऑप्शन आपका ये आ जाएगा। जोड़ लीजिएगा, ये बड़ा सिंपल सा है, जोड़ के फिर उल्टा कर दीजिएगा, क्योंकि हमने 1/12 किया था ना, है ना, तो जब वैसे करे हुए उल्टा कर दोगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 12 दिन वो उल्टा मतलब ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये आएगा, जो ये करेक्ट आंसर आएगा आपका 400, ये मतलब 4 सही 32/37, ये वाला जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट होगा लुप्त संख्या बताना है, इसमें कौन सी सीरीज चल रही है इसमें, देखिए
इसमें सीरीज देखिए, यहाँ से ये आधा हो गया, यहाँ से फिर 3 गुना हो गया, फिर ये आधा हो गया, फिर ये 3 गुना, फिर ये आधा, तो 108 का आधा 54। ठीक है, यदि किसी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम है, तो अब आप इसमें निकाल लीजिए। देखिए इसमें जैसे निकालेंगे ना, तो इसमें उत्तर से देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा समझ में ना आए तो आंसर से देख लीजिए। आंसर आप लिखिए, सबसे पहले आप 80 का लीजिए, तो यही आपको आंसर भी मिल जाएगा। 80 का 35% निकालिए, फिर 80 का 50% निकालिए, देखिए 12 कम है तो बिल्कुल 12 कम आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से विभिन्न तरीकों से है? तो रसिया है, जो कि ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है ये लोकगीत। इसी तरीके से जैसे कजरी है, ये आपका ये मिर्ज़ापुर मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये गाया जाता है। बिरहा भी का बुंदेलखंड एरिया में, और इधर ठीक है बिरहा इधर ये भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोकगीत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनको। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में नहीं स्थित है? देखिए, तो भारत माता का भी है, विश्वनाथ मंदिर भी है, ठीक है, संकट मोचन मंदिर भी है, महापरिनिर्वाण मंदिर नहीं है वहाँ पे। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। ये इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछता है, कन्फ्यूज़न होता है कि यार ये सारे मंदिर तो वहीं हैं, तो ये कहाँ चला गया ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और जो ये महापरिनिर्वाण मंदिर है, ये कहाँ पे है? कुशीनगर में है। कहाँ पे है? कुशीनगर में, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अभिकथन और कारण से देखिए, मैंग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक कहे जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मैंग्रोव जो है समुद्री तूफानों की प्रभावितता कम कर कर तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसीलिए मैंग्रोव वन लगाना बहुत ज़रूरी है, इनको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट करके बताइएगा 2023 और 24 में बजट में मैंग्रोव से रिलेटेड एक योजना चलाई गई, उस योजना का क्या नाम है? बहुत बढ़िया नाम है, यूनिक नाम। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट करके। ये दोनों कथन और कारण सही हैं, और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से, चलिए मैं बता देता हूँ, मिष्टी योजना। ठीक है, मिष्टी योजना, नहीं तो आप लोग बोलोगे मेरे से ही प्रश्न पूछते हैं, बताते नहीं है कुछ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो लाइकेन, लाइकेन को जो है ये वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? तो याद रखिएगा, ये 1925 में स्थानांतरित किया गया था। बेसिकली जो 1937 में इसको परमानेंट बनाया गया, पहले तो मतलब एक टेम्परेरी उसमें किया गया था, लेकिन बाद में इसको परमानेंट बना दिया गया। ठीक है, चंबल नदी यमुना नदी से इटावा में मिलती है, तो ये ठीक है, बिल्कुल सही है। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा बनाती है, इसी को काली नदी भी बोलते हैं। ठीक है, काली नदी। सत्य कथन, ये देखिए दोनों कथन इसके सत्य हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अधेश्वर, दूधसागर और चंपा, ये किसकी प्रजातियां हैं प्रमुख? तो ये केले की प्रजातियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अधेश्वर, दूधसागर और चंपा ये किसकी हैं? केले की हैं। ठीक, ये केला बेसिकली आपका वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर जिलों में ये सब इसकी खेती बेहतर तरीके से की जाती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, उर्वरक कारखाना ये आंवला में है, तेल शोधक मथुरा में है, परमाणु शक्ति केंद्र ये नरोरा में है, डीप मीट जो फ्रीज प्लांट है ये अलीगढ़ में नहीं है, ये आपका टुंडला में है। कहाँ पे? टुंडला, फिरोजाबाद में पड़ता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर प्रयागराज जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन है? तो देखिए, ये जैसे अलग अलग नहर बनी हुई हैं, इसमें से जो बेलन नदी है ये अलग अलग है। ठीक है, जैसे केन नदी, बेलन, सपरार नदी, ये कहाँ कहाँ है ये भी याद रखिएगा। जैसे बेलन नदी प्रयागराज के प्रमुख है ये, ठीक है, यहीं से इसी से की जाती है। केन आपका ये बांदा जिले में, उधर बुंदेलखंड में। ठीक है, नगवा जो है ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। सपरार ये जो है, सपरार झांसी और हमीरपुर, याद रखिएगा। ठीक है, झांसी और हमीरपुर। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पहला कौन सा है पहले ये भी तो बताइए। ठीक है, लखीमपुर खीरी पहला, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? तो उसके बाद आपका सोनभद्र है। ठीक, उसके बाद हरदोई, फिर सीतापुर। अच्छा, सबसे छोटा कौन सा है वो बताइएगा आप कमेंट करके, सबसे छोटा जिला कौन सा है? ठीक, देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ये बेसिकली ODOP है, मतलब एक जिला जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उससे मैच करना है। बलिया में बिंदी, ठीक है, A का 2, ठीक है, A का 2। आजमगढ़ में आपका ब्लैक पॉटरी, ठीक, B का 1, ठीक है, इसी से आपका करेक्ट आंसर मिल गया। अमरोहा में आपका संगीत वाद्य और बरेली में आपका जरी का काम होता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, गहन पारिस्थितिकी ये अर्जिनेस, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र AG टांसले, ठीक है, पारिस्थितिकी गलत है, पारिस्थितिकी निसे ये ग्रीनले, ये ठीक है। ठीक है, ये वाला सही है,
बाकी ये पारिस्थितिकी का ये गलत है ये, ठीक है। तो इसको किसने दिया है ये किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो पारिस्थितिकी जो है वो इसमें जो है अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। किसने? अर्नेस्ट हैकल, याद रखिएगा नाम, ठीक है। ये मैंने करवा रखा है, उसमें PDF भी सेंड किया हुआ है, ठीक। ये डे वाइज जो डे 1 का मैंने अभी फैक्ट्स वाले में करवाया है उसमें मैंने सब बताया है, ये सब देख लीजिएगा वो। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो वेक्टर है ये, ठीक, वेक्टर। शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा ये गोरखपुर में बन रहा है, ठीक है। जून 2023 में, अब यहाँ से करंट वगैरह ये सब शुरू हो गया, ठीक है। जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। तो कहाँ किया ये? बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बलरामपुर। जून 2023 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को उस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से मिस्र, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल यानी कि नील, ठीक है, याद रखिए, उससे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। ये मिस्र की यात्रा पर गए थे तो वहाँ उनको राजकीय सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया था, ठीक है। मिस्र के राष्ट्रपति आए थे यहाँ पे, ठीक है। ये 26 जनवरी को जो है मुख्य अतिथि के रूप में बने थे यहाँ पे, तो याद रखिएगा ये, ठीक है। जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IIP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान रहा है भारत का? तो 126वां रहा है, याद रखिएगा। जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध कर दिया है? तो याद रखिएगा ये एस्टोनिया में। अपने यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, ये अभी चल रहा है बेसिकली। एक बार तो मना ही कर दिया है, फिर शायद दोबारा इस पर डाला गया है, वो पिटिशन लोगों ने डाला है, जो भी LGBTQ समुदाय के लोग हैं उन्होंने फिर से इसको एक बार डाला है समलैंगिक विवाह के ऊपर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने वैसे जजमेंट दे दिया था एक बार कि ये मतलब सही नहीं है ऐसे करके, इस पर जो भी नियम कानून है वो संसद ही बनाएगी, ठीक। जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस एक देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण को उपहार में देने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा ये वियतनाम को दिया गया है। क्या चीज़ है ये? INS कृपाण, और है क्या ये बेसिकली? तो ये स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है ये, ठीक। जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच में, तो ये भी याद रखिएगा कि जेंडर जो गैप रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट द्वारा। ये 127वां स्थान रहा है। इसके पहले इसमें काफ़ी मतलब सुधार किया अभी, ठीक है। पहले तो 140 था स्थान भारत का, फिर उसके बाद 135 हुआ था पिछले साल, फिर अभी 127वां हो गया है, ठीक। पेट्री ओरपो ये किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये फिनलैंड के चुने गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा इनको। जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन एशियाई चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है? तो ये भवानी देवी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये आपका हुआ था पेरिस, फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया? तो ये सलमान रश्दी हैं। इनकी करंट कोई पुस्तक बताइए अभी हाल फिलहाल में जो आई हो, बताइएगा आप कमेंट करके। जून 2023 में अटलांटिक महासागर में लापता किस पनडुब्बी को विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई? तो ये याद रखिएगा टाइटन का मलबा देखने गए थे, ये टाइटैनिक जहाज, ठीक है, उसी का मलबा देखने गए थे और उसी में वो फट गई, दब गई, जो भी हुआ उसका वो पनडुब्बी, और 5 लोग वहीं पे ख़त्म हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो ये कौन सा योग दिवस था ये बताइएगा, कमेंट करिएगा। और इसकी जो थीम थी वो थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका कुछ दिन पहले निकल गया था, ठीक, याद रखिएगा ये। चलिए, जून 2023 में इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? ये प्रदर्शनी जो आयोजित की गई थी ये म्यूनिख, जर्मनी में, म्यूनिख जर्मनी का शहर है, ठीक है, वहाँ पे। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी? ये बिपरजॉय थी, ठीक, बिपरजॉय, याद रखिएगा इसको, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित जून 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था या व्यक्ति को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? तो ये गीता प्रेस को दिया गया है, गीता प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया है ये गांधी शांति पुरस्कार। केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक जांच आयोग का गठन किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति अजय लांबा, ठीक, 3 सदस्यीय, याद रखिएगा। जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा वरुणास्त्र, ठीक है, वरुणास्त्र का ये परीक्षण किया गया। तो क्या है ये बेसिकली?
स्वदेशी विकसित भारी ये टॉर्पीडो है, BDL द्वारा बनाया गया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा, ठीक है। तो ये टॉर्पीडो है वरुणास्त्र। जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच, ठीक है। ये साल भर में 3-4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं बड़े बड़े, उनमें ये 3 में विजेता रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये, ठीक। और इसमें जो हराया किसको था? ये कैस्पर रूड को, यानी ये रनर अप रहे हैं, ठीक, तो याद रखिएगा। अच्छा बताइए कि कौन सा है जो नहीं जीता था इन्होंने 2022 इसमें? बाकी सब जीता था, ये 23 वाले में सभी जीता है, एक नहीं जीता है, एक। कौन कौन सा? वो कौन सा है? फ्रेंच तो आपने अभी बता लिया। ऑस्ट्रेलिया है या विम्बल्डन है या US है? कौन सा है जो कि इन्होंने नहीं जीता है? ठीक है, नोवाक जोकोविच ने। कमेंट करिएगा, ठीक है, जो कमेंट करेगा उसको मैं पिन कर दूंगा ऊपर, ठीक। जून 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच 21वीं सदी का आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा की गई? तो ये US और UK द्वारा, बेसिकली ये रूस और चाइना को काउंटर करने के लिए ये एक साझेदारी है, आर्थिक साझेदारी, उसकी घोषणा की गई है, ठीक है। 140 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं आपके। बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। अगर आपके 80 के आसपास, 75 से ऊपर अगर हो रहे हैं सही तो ठीक है, थोड़ा और मेहनत करिए, रिवीजन करिए, अभ्यास करिए, आपका 80 प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमारा टारगेट है 85 प्लस, ठीक। इतना तो हमें लाकर ही रहना है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।